हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स। अब देखिए दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इस चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है इसके नेक्स्ट पेज पर कि दिल्ली में किन किन लोगों ने राज करा है। द रूलर्स ऑफ दिल्ली। देखिए राजपूत डायनेस्टी जो तोमर डायनेस्टी है उन्होंने 1130 से लेके 1145 तक राज करा है। फिर उसके बाद चौहान डायनेस्टी आई। चौहान डायनेस्टी ने 1165 से लेके 1192 तक राज करा जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी थे। फिर आई अर्ली टर्किश रूलर। देखिए यहाँ से टर्की आ गए थे मोहम्मद गोरी के टाइम का, जिसे कहते हैं स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने राज करा है। फिर उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक रही। उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1440 तक रही। उसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1440 से लेकर 1451 तक रही। उसके बाद आई लोधी डायनेस्टी, मतलब ये आ, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेकर 1526 तक रही। देखिए हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कावेरी डेल्टा के बारे में। देखिए कावेरी डेल्टा जो है लार्जेस्ट सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, मतलब कावेरी डेल्टा बहुत ही फेमस था, लेकिन हमने कहीं भी देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम ऑफ दिल्ली, मतलब कहीं भी दिल्ली का नाम नहीं सुना एज अ कैपिटल। क्योंकि दिल्ली जो है पावर में आई थी, दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी ओनली इन द 12th सेंचुरी। मतलब 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली बहुत पॉपुलर हुआ था। पहले दिल्ली अ, तोमर डायनेस्टी की कैपिटल थी। फिर उसके बाद तोमर डायनेस्टी पर जब चौहान ने अटैक करा, जो कि अजमेर के थे, उसके बाद चौहान और तोमर के बाद दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। मैनी रिच जैन्स मर्चेंट लिव इन सिटीज एंड कंस्ट्रक्ट सेवरल टेम्पल। देखिए जो कई सारे जैन बिजनेसमैन हैं वो लोग दिल्ली में रहते थे और उन्हें कई सारे मंदिर बनवाए। देखिए दिल्ली में एक कॉइन मिंट भी है जिसे दहलीवाल भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बन सकता है दहलीवाल क्या है। दहलीवाल एक कॉइन मिंट है। देखिए दिल्ली जो इतना बाद में पॉपुलर हुआ, वो अ, जो दिल्ली सल्तनत के आने से ये दिल्ली बहुत पॉपुलर हो गया और जिसने अपने आसपास के सब कॉन्टिनेंट एरिया को भी कंट्रोल कर लिया था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं उन्होंने कई सारी जगहें बनवाई, कई सारी सिटीज़ बनवाई, जो कि मैप 1 में दी हुई हैं। ये देखिए ये दिल्ली का मैप है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से शहर दिल्ली सल्तनत के लोगों ने, कौन कौन से एरिया दिल्ली सल्तनत के लोग जो राजा हैं उन्होंने बनवाए। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या पता चलता है। देखिए यहाँ पर भी पहले की तरह ही सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, इंस्क्रिप्शन, कॉइन और आर्किटेक्चर, जो कि प्रोवाइड करवाते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशल वैल्यूएबल स्टोरीज। देखिए अब तक जो है हमें जो हमारे इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, कोई आर्किटेक्चर है, कोई लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो हमें संस्कृत में लिखी थी, संस्कृत में मिलती थी और ब्राह्मी भाषा में मिलती थी। अब लेकिन अब जो है हमें पर्शियन लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पूरा द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में सारा काम पर्शियन भाषा में ही होता था। देखिए फोर इस मैप में चार स्टेजेस दी हुई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट को बनाने के लिए, मतलब चार दी हुई हैं फोटो कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या किस किस प्रोसेस से होकर गुजर कर बनती थी। देखिए जो तारीख के ऑथर होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पोएट होते हैं, जो राजा के दरबार में होते हैं, वो एम्फेसाइज और वो इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं। देखिए इसमें सर्कल ऑफ जस्टिस दिया हुआ है कि फ़क्र ए मुदाबिर, उन्होंने फ़क्र मुदाबिर ने लिखा हुआ है 13th सेंचुरी में। और सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। देखिए उन्होंने कहा है अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, मतलब राजा है, राजा अपने सिपाहियों के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब सिपाही नहीं रहेंगे तो राजा को कोई भी मार के चला जाएगा। और सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी चाहिए।
वो सैलरी के बिना नहीं जी सकते। और सैलरी कहाँ से आएगी? वो रेवेन्यू से। जो वहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं, पीजेंट रह रहे हैं, किसान लोग रह रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करके सैलरी आएगी। और पीजेंट कैसे पे करेंगे सैलरी? जब वो भाई प्रॉस्पेरस होंगे, खुश होंगे, मतलब उनका काम सही तरीके से चलेगा, वो खुश होंगे। और वो खुश कैसे होंगे? जब राजा वहाँ का ईमानदार होगा, मतलब ऑनेस्ट होगा। और इसी को सर्कल ऑफ जस्टिस कहा है। देखिए, इसमें तारीख के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो तारीख के ऑथर्स हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते थे और रेयरली सफ़र करते थे विलेज में, मतलब बहुत कम ही से जाते थे। और जो हिस्टो लिखते थे, जो तारीख लिखते थे, हिस्टोरियन लिखते थे, और वो सुल्तान से आशा करते थे कि वो उनको खुश होकर कुछ इनाम वगैरह भी दें। These author advise rule need to preserve आइडल सोशल ऑर्डर, बर्थराइट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, ये लोग जो राजा के साथ जो मंत्री वगैरह रहते थे, वो उनको राजा को और फोर्स करते थे, मतलब फोर्स मत, और उसको बढ़ावा दे देते थे कि बर्थ राइट को और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जिसकी निंदा काफ़ी लोगों ने की है। देखिए, 1236 में इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया सुल्तान। मतलब इसमें रज़िया के बारे में बताया गया है कि 1236 में इल्तुतमिश की डॉटर को, रज़िया को, सुल्तान बना दिया गया था। और उस टाइम के एक महराज सिराज हैं, उन्होंने इस बात को बताया गया है कि रज़िया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे कैपेबल थी, सबसे इंटेलिजेंट थी। लेकिन उसके बावजूद भी रज़िया सुल्तान को 1214 में उसको राजगद्दी से हटा दिया गया। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, मतलब राजगद्दी से उसको कैपेबल होने के बावजूद भी उसको हटा दिया गया। मतलब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। देखिए, गैरिसन का मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ फोर्टिफाइड करके सिपाहियों के साथ रहना उसे गैरिसाउंड बोलते हैं। वहाँ से लेकर पूरा एम्पायर खड़ा करने तक इस दिल्ली सल्तनत के एक्सपांशन को बताया गया है कि वो कैसे पावरफुल हुए थे। देखिए, इन द 13th सेंचुरी, देखिए 13th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत जब आई थी, तो दिल्ली ही थी उनके पास। उनके आसपास का इलाका कुछ भी नहीं था, ना उनके पास पोर्ट थे आसपास, ना आसपास की ज़मीनें थीं, वो सब कुछ भी नहीं था। अब लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए इनको लूट मार का सहारा लेना पड़ता था। देखिए, कंट्रोल द गैरिसन डिस्ट्रिक्ट बंगाल। अब देखिए, उनको बंगाल पे भी कंट्रोल करना था, सिंध पर भी कंट्रोल करना था। लेकिन क्या था, रिबेलियन, वॉर, बैड वेदर, चैलेंज ऑफ मंगोल अफगानिस्तान, इन सब का डर के कारण। और क्या, रिबेलियन का मतलब क्या होता है? जब अपने ही विद्रोह कर देते हैं, जब अपने ही साथ नहीं देते हैं, अपने अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो उसे रिबेलियन कहते हैं। जो राजा के सिपाही होते हैं, जो अपनी उन्हीं उन्हीं के साथ अगेंस्ट हो जाते हैं, जब ये कमज़ोर पड़ते थे, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता था। उनकी सुल्तान वीकनेस होती थी। और आगे दिए हुए गैरिसन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, ये गियासुद्दीन खिलजी ने की थी। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका यूज़ करा था, और मोहम्मद तुगलक ने भी इसका यूज़ करा था। अब देखिए, उनको अपना टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा कि अपने अंदर जहाँ जहाँ तक उनकी कंट्रोल था, उन्होंने वो जंगलों को कटवाया, और वहाँ पर फॉरेस्ट को कटवा कर वहाँ पे क्लियर करा, और रहने के लिए और खेती बाड़ी के लिए वहाँ पे किसानों को ज़मीन दी, ताकि टैक्स, मतलब जो भी इनकम सोर्स के लिए आए। और प्रमोट करा वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रेड रूट्स और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करा। उसके बाद उसके बाद दिल्ली सल्तनत ने क्या करा, जो इंटरनल पार्ट पर कंट्रोल करने के बाद, और फिर उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब बाहर के जहाँ जहाँ पर उनका कंट्रोल नहीं था, फिर उसको ट्राई करा। मिलिट्री एक्सपेंशन इनटू द सदर्न इंडिया स्टार्ट ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी ये साउथ पे स्टार्ट करा। वहाँ से क्या करते थे लोग, जो राजा महाराजा हार जाते थे, तो सल्तनत आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव्स कैरिड अवे प्रीशियस मेटल, मतलब उनकी आर्मी को कैप्चर कर लेते थे, एलिफेंट ले आते थे अपने साथ, घोड़े ले आते थे, स्लेव उनके जो दास होते थे उन्हें ले आते थे, और कैरी अवे प्रीशियस मेटल, और जो भी सोने चांदी जवाहरात दौलत होती उनकी सारी ले आते थे। बाय द एंड ऑफ, मतलब देखिए, लास्ट लास्ट में तो क्या था कि वो लोग थोड़े वीक थे, मतलब उनकी जो रणनीति थी, पॉलिसी थी, थोड़ी सी गड़बड़ थी। मतलब हम्बल बिगनिंग, मतलब थोड़े स्टार्ट में थोड़े कमज़ोर
कमज़ोर से रहे थे। बट 150 साल में उन्होंने क्या करा, कई सारा ज़मीन पे कैप्चर कर लिया, कई सारी जंगें जीती, कई राजाओं को हराया, उनकी ज़मीनें उनके जो जहाँ तक उनका लैंड है उनके सिपाहियों को, उनके दासों को अपने कंट्रोल में कर लिया। बट हाउ कंप्लीट द इफेक्टिव वॉज कंट्रोल सच ओवर द वास्ट टेरिटरी, मतलब उन्होंने इन सबको कंट्रोल करके कैसे रखा हुआ था। ये कुछ आर्किटेक्ट दिए हुए हैं जो दिल्ली सल्तनत के टाइम के दौरान बने हुए हैं। देखिए इसमें दिए हुए है कि मस्जिद क्या है। देखिए मस्जिद एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मुस्लिम लोग जहाँ पे प्रेयर करते हैं। और देखिए जहाँ पर मक्का होता है, मक्का की तरफ फेस करके जो प्रेयर करते हैं तो उसको किबला बोलते हैं, किबला। देखिए ये और आर्किटेक्चर है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बना है। A closer look एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। अब देखिए खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस टाइप का था। देखिए द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो दिल्ली सल्तनत का वो जो था, उनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था और उनको ज़रूरत थी रिलायबल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की, मतलब उनको अपने जो रिलायबल हैं, जो भरोसेमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरत होती थी। तो रेदर देन अपॉइंट एरिस्टोक्रेट द लैंडेड चीफ एज गवर्नर, दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर एंड स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदागान। अब देखिए जो इल्तुतमिश है वो किसी को डायरेक्ट रिक्रूट ना करते हुए वो क्या करता था, जो अपने स्पेशल स्लेव है, जो उसके खास दास दास हैं, खास दास उनको दास को पर्शियन में कहा जाता था बंदागान। तो जो उसके जो स्पेशल सबसे गरीबी होते थे तो उनको सबसे हायर पोस्ट पे रखा जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिशियल्स ऑफ किंगडम, और जो अपने डिपेंड पर, मतलब जो कि राजा पे डिपेंड रहे। खिलजी एंड तुगलक। देखिए खिलजी और तुगलक कंटिन्यू यूज़ करते थे बंदागन का, जो कि हम्बल बर्थ, वो लोग क्या करते थे, जो उनके खास करीबी लोग हैं उनको मतलब कोई व्यक्ति निचले स्तर का है उसको डायरेक्ट, अगर कोई खास है तो उसको डायरेक्ट हायर पोजीशन पे पहुंचा दिया जाता था, जिस कारण से उनके पॉलिटिक में, मतलब उनके साम्राज्य में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी, मतलब आपसी आपसी मतभेद कुछ बने रहते थे। स्लेव एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मासेस हायर। देखिए ये क्या होती थी, ये नॉट टू देयर हेयर्स, मतलब ये पुश्तैनी नहीं होती थी, मतलब न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट। मतलब देखिए हर हर व्यक्ति का अपने कुछ खास लोग होते हैं। मान मान लीजिए ये वाला राजा है, इसके कुछ अपने लोग हैं, बट जब ये इसका कोई बेटा राजा बनेगा तो इसके कोई खास लोग होंगे, तो तुरंत ये अपने ना जो सूबेदार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको तुरंत चेंज कर देगा। और इसको ये जो रिकॉर्ड्स दिए हैं ये दिल्ली सल्तनत की जो तारीख, जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं, तारीख में दिए हुए हैं। कई बार ऐसा क्या होता था कि जो लो बेस बोर्न है, मतलब जो बहुत ही निचले स्तर के लोग हैं, वो डायरेक्ट राजा के करीबी होने से हाई ऑफिसर बन जाया करते थे। देखिए आगे दिया हुआ है कि पहले की तरह ही, पहले जो राजा थे उनकी तरह ही खिलजी और तुगलक ने भी अपनी आर्मी जो है, आर्मी और जो सूबेदार वगैरह हैं उनको टेरिटरी पर पहुंचाया, वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उस ज़मीन को इख्ता कह देते। और उसका जो होल्डर होता था, उसका जो ओनर होता था, मतलब जिसको संभालने वाला जो सूबेदार होता था, उसे इक़्तिदार और मुक्ति कहते थे। देखिए द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वॉज लीड मिलिट्री। देखिए जो मुक्ति की ड्यूटी होती थी, उसका काम होता था वो मिलिट्री को लीड करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो एकता होता था वहाँ का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस मुक्ति फॉर रेवेन्यू असाइंग सैलरी। अब देखिए मुक्ति क्या करता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसी से ही सोल्जर्स को सैलरी पेड करता था।
मुक्ति कंट्रोल, देखिए जो मुक्ति की जॉब होती थी वो इनहेरिटेबल होती थी, मतलब ये पुश्तैनी नहीं होती थी कि बाप से बेटे को मिल जाए, बेटे से फिर उसको बेटे को मिल जाए। और इसीलिए इसको टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, मतलब यहाँ से वहाँ, जैसे इस जगह पर मुफ्ती है तो फिर इस जगह का मुफ्ती बना दिया, फिर इस जगह का मुफ्ती बना दिया, तो समय समय पर इसका ट्रांसफ़र होता था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। और मुफ्ती जो टैक्स कलेक्ट करता था तो उसमें ये देखा जाता था कि लिमिटेड ही अपने साथ नंबर ऑफ़ सोल्जर्स रखे, जो सोल्जर्स हैं उसके साथ, मुफ्ती के साथ वो लिमिटेड ही रहें। देखिए दिल्ली सल्तनत ने क्या करा, अपना जो दायरा है वो उसे और बढ़ाया, मतलब जहाँ तक उनका कब्ज़ा है उन्होंने अपने कब्ज़े को और बढ़ाया। और एंड द रिच लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और वहाँ के जो अमीर लोग हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी तक का ज़मीन है, अब उसने इतना इतना ज़मीन और एरिया कवर कर लिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो अमीर लोग हैं, उन रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, तो उनको ये मानना पड़ा कि अब ठीक है, अब तुम ही हो मतलब राजा यहाँ का। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट बोर्ड असेसमेंट एंड कलेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन कंट्रोल। अब देखिए जो इस ज़मीन पे जो व्यक्ति टैक्स लेता था, अब ये अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया टैक्स, मतलब ये सारा टैक्स अब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगा। द राइट ऑफ लैंड चीफ ओनर लीव टैक्स कैंसिल, दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स। देखिए मान लीजिए इस ज़मीन पे कोई ए नाम का व्यक्ति टैक्स टैक्स लेता है, ए नाम का, अब उससे बोल दिया कि अब तुम तो यहाँ का टैक्स तो मेरे पास आएगा ही आएगा, साथ में तुम भी पे करोगे। मतलब ये जो है टैक्स लेता था, सामंत था वहाँ, उस ज़मीन का हेड था, इससे कहा कि टैक्स तो अब हम लेंगे, अब साथ साथ ही साथ तुम भी टैक्स पे करोगे। और ऐसे में क्या हुआ कि कुछ जो वहाँ के लैंड ओनर जो टैक्स पे करते थे, अब वो क्या वो वहाँ पे मतलब अलाउद्दीन खिलजी की के अंडर में आ गए फाइनली, और कहने लगे अब तो हम ठीक है, हम भी टैक्स पे करेंगे और हम तुम्हारे अंडर में जॉब कर रहे हैं अब। और जो टैक्स होते थे वो बेसिकली 3 टाइप के होते थे। देखिए जो कल्टीवेशन टैक्स होता था, मतलब जो खेती बाड़ी पर टैक्स होता था उसे खारज कहते थे। और एक जो लगभग 50% देना पड़ता था। और एक कैटल्स पर टैक्स लगता था, मतलब किसके पास कितनी गायें हैं, मतलब किसी के पास 50 गायें हैं तो उसको उस हिसाब से टैक्स देना है, किसी के पास 100 गायें हैं तो उसको उस हिसाब से टैक्स देना है। और ऑन द हाउस, और हर घर पे टैक्स देना पड़ता है, किसका कितना बड़ा घर है, किसी के पास एक एकड़ पे घर है तो उसको उस हिसाब से टैक्स देना है, किसी के 2 एकड़ पे घर है तो उसको उस हिसाब से टैक्स देना है। देखिए आगे दिए हुए, it is the most important remember that large part of subcontinent remain outside the control of the दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास तक ही दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, लेकिन जो दूर दूर हैं जैसे कि बंगाल है, दिल्ली से बंगाल, मतलब यहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था। दिल्ली है जो साउथ है, वो साउथ वाले रीजन आज़ाद था, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दूर पड़ता था और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने और यहाँ के जो पीजेंट थे, लोकल लैंड ओनर हैं, कभी कभी क्या करते थे, ये लोग कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद अपने आप आज़ाद हो जाते थे। वो जो रीज़न है, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कुड देयर फोर्स दिस एरिया बट दिस शॉर्ट। देखिए कंट्रोल तो कर लिया करते थे उस वाले रीजन को, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए उसको बस कंट्रोल ही कर पाते थे। देखिए 1290 में क्या हुआ, चंगेज़ खान ने अपनी आर्मी भेजी। चंगेज़ जो मंगोलिया का था, उसने अपनी आर्मी भेजी 1290 में ईरान पर कब्ज़ा करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करा, उसने दिल्ली सल्तनत पर भी अटैक करा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अब देखिए उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके वार को कैसे हैंडल करा, उनकी वार पॉलिसी क्या थी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था उस टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे, तो ये इस टेबल पर दिया हुआ है। देखिए ये वाला अलाउ ये अलाउद्दीन खिलजी का है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो वार हुआ था 1299, 1300 में हुआ था एक बार, और 1302 और 1303 में हुआ था। तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी काफ़ी बड़ी आर्मी खड़ी कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन उसने भी अपनी काफ़ी आर्मी बढ़ा ली थी और काफ़ी अपना रेवेन्यू टैक्स भी इकट्ठा बढ़ा दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो सिस्टम था, उसने क्या करा कि अपने सीरी में एक न्यू गैरिसन टाउन बनाया है। ये न्यू गैरिसन का मतलब होता है अपनी सेना सेना की छावनी बनाई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा कि वहाँ के जो
लोग बाग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, तो उनको खाली करवा दिया वहाँ के आम लोगों को, और वहाँ पर से अपनी सेना भिजा दी। मतलब इसने कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया गैरिसन के लिए। अब देखिए उनके खाने के लिए क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए अब जो सेना है लड़ेगी, अब उनको उनको खाना भी खाना है। देखिए उनके खाने के लिए गंगा और यमुना के बीच की जो टेरिटरी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, उस पर सीधा 50% टैक्स कर दिया पीजेंट को। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एरिया टैक्स। देखिए इसने भी अपना जो टैक्स है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसने भी अपना काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया। अब देखिए सोल्जर से उनको पेड भी करना है, उनको सैलरी देनी है, तो सैलरी कैसे दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए पहले क्या होता था, इक्ता दे देते, मतलब कुछ ज़मीन दे दी, मतलब फाइनेंशियली कैश नहीं देते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या करा, उसको अपने सिपाहियों को, सैनिकों को कैश में पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि अगर वो कैश से पेमेंट देंगे तो मार्केट में क्या होगा कि सबको पता चल जाएगा कि अब सिपाहियों के पास पैसा है, तो मार्केट के रेट बढ़ा दें, मार्केट के जो अपने आइटम्स की प्राइस हैं वो बढ़ा देंगे। लेकिन इसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से प्लान करके रखा था उसको उसको मार्केट के कंट्रोल करने के लिए। देखिए और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे पेड करा, देखिए इसने क्या करा कि गोल्ड और सिल्वर के बजाय इसने छोटे छोटे चीप मतलब सस्ते मटेरियल से कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिए। उनसे ये करेंसी उनसे ये उनसे के थ्रू सैलरी दे देता था, जिसको टोकन करेंसी भी कहते हैं। अब देखिए फाइनली उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। देखिए इसमें कंक्लूजन ये निकला है कि फाइनली जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन और वार पॉलिसी पॉलिसी थी, वर क्वाइट सक्सेसफुल। वो थोड़ी सी सक्सेसफुल थी, वो थोड़ी सी सही थी। और वहीं पे तुगलक की वो थोड़ी सी मतलब वो थोड़ी सही नहीं थी, गड़बड़ थी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेलियर, मतलब वो थोड़ी सी फेल हो गई थी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक फेल हो गया था, लेकिन उसमें ये बताया गया है, लेकिन उसने एटलीस्ट उसको फेस करा, उसको मंगोल को टेरिटरी पर लड़ने की जो सोचा था वो थोड़ा सा इसके लिए प्रेस किया गया है। सल्तनत इन 15 एंड 16 सेंचुरी। अब देखिए 15 16 सेंचुरी में क्या हुआ था। देखिए इसमें जो हमने टेबल देखा था उसमें नोटिस करेंगे कि तुगलक सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी आई, जो लगभग 1526 तक आगरा दिल्ली तक पूरी टेरिटरी कब्जे में थी। और उसी टाइम पे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान ये इंडिपेंडेंट थे, स्टेब्लिश रूलर। और उसी टाइम पे कई नए रूलर आए, जैसे कि अफ़गान आए उस टाइम पे नए, और कुछ राजपूत भी आए अस्तित्व में। और देखिए और कुछ नए रूलर के बारे में दिया है, जैसे इसमें सम ऑफ द स्टेट स्टेब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल। अब देखिए कुछ स्मॉल थे लेकिन पावरफुल थे, है ना। उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। एक एग्जांपल दिया हुआ है शेर शाह सूरी के बारे में। उसने अपना जो करियर है उसने अपना करियर एक मैनेजर के रूप में स्टार्ट करा था, मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी, जो कि उसके अंकल ने दी थी। लेकिन बाद में वो इतना पावरफुल हुआ, उसने मुगल एम्पायर हुमायूं को हराया और दिल्ली पे 15 साल तक राज करा, 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक। अ, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह था, मतलब काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी तरीके वाला एडमिनिस्ट्रेशन था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन बाद में, और यही जो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, बाद में अकबर ने भी उसको फॉलो करा। ये भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसी चैप्टर्स को और एनसीईआरटी की बुक को समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।